भाई ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स के पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं वो 2025 के अंदर। ऐसी ऐसी मूवीज और शोज लेके आ रहे हैं कि जो आप सोचोगे कि यार बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो बॉलीवुड की मूवीज बना रहे हैं या फिर साउथ में मूवीज बना रहे हैं, वो इतने बड़े 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 बजट लगा के ऐसे ऐसे एक्टर्स लेके मूवीज बनाते हैं। पर नेटफ्लिक्स ने बोला कि भाई हम छोटे छोटे काम तो हम करेंगे नहीं, इंडिया को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत सारी शोज और मूवीज उन्होंने रिलीज करने का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके अंदर से शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ और उसके अंदर बड़ा कलेश हो गया। अब ये बड़ा कलेश क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं ऐसी 12 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव। तो पहले मैंने उल्टे गिनती से शुरू करना है, तो 12वें नंबर पे मैंने एक ऐसा सीरीज देखा जो मुझे लगा कि यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप जब सिद्धार्थ आनंद के बारे में सोचते हैं, मार्वलिक्स के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में आता है स्टाइलाइज चीज़ें, ये वो फलाना ढमकाना। अब जो स्टाइलाइज चीज़ें जब आती हैं तो कहते हैं यार ये जयदीप अलावत किस तरीके से यहाँ पर फिट होगा, और क्या ये फिट हुआ भाई साहब। सैफ अली खान ने तो पहले भी इस तरीके के रोल करे हैं जहाँ पर आपको चोरी करनी है, रेस उनकी थी, रेस 2 उनकी थी, तो वो स्टाइलाइज तरीके से आपको दोबारा से यहाँ पर दिखते हैं। और ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस नाम की आपको ये मूवी है, ये सीरीज है, ये तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है लेकिन हो सकता है ये मूवी हो। और इसके अंदर जयदीप अलावत और सैफ अली खान का एंडेवर है एक चोरी करना। कैसे ये चोरी करेंगे, क्या एक दूसरे को बैक स्टैब करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। इनका बैंटर जो है वो फन लग रहा है और दो चोरों की कहानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है। ये स्टाइलाइजेशन जो है यही एक चार्म है जो सिद्धार्थ आनंद की चीज़ों में होता है। सिद्धार्थ आनंद इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने इसको डायरेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये देखने वाली चीज़ होगी जब ये आएगी। 11 नंबर पे राणा नायडू का जो सीज़न 2 है वो भी रिन्यू हो गया है, जो कि मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द गुड सीरीज ऑफ तेलुगु सिनेमा आप कह सकते हैं। क्योंकि आप ये बोलो कि भाई तेलुगु मार्केट के अंदर जो कुछ भी बना अभी तक थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाता है, यहाँ पर इसको थोड़ा अलग रखा गया। जो इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं इन सब हीरोज़ की, चाहे वो राणा दुर्गावती हो, वेंकटेश हो, ये बड़ी फैमिली ओरिएंटेड टाइप की हो जाती है। लेकिन ये सारे जो गाली गलौज करी इन्होंने वो आपको एकदम शॉक सा देती हैं। इस बारी अर्जुन रामपाल भी हैं, क्या वो गाली देंगे कि नहीं देंगे, मैंने गाली देते हुए सुना नहीं उस भाई को, लेकिन ऐसे तो मैंने वेंकटेश को, राणा दुर्गावती को भी नहीं सुना था। और गंदी गंदी गालियाँ हैं इसके अंदर, वही अलग सा शॉक ट्रीटमेंट यहाँ पर लेके आया। तो राणा दुर्गावती का काफ़ी ज़्यादा जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आए, बाप के साथ रिलेशनशिप क्या है वो आया। एंड होते होते ऐसा भी लग रहा था कि शायद वेंकटेश और राणा जो है एक दूसरे को अब कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर जो सीजन 2 लग रहा है, फिर लग रहा है कि इनकी डिशम डिशम अभी खत्म होने वाली है नहीं इतनी इजीली। बट क्या ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, क्योंकि जो ओपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, अर्जुन रामपाल, तो उस वजह से ये इंटरेस्टिंग हो जाती है। 10 नंबर पे अब जब जो एक्टर्स होते हैं वो खुद ही प्रोड्यूसर्स बनने शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये लोग तो इनको सपोर्ट करो, ये करो वो करो, बट इनकी जो फीस होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। तो वहीं पर ही राजकुमार राव भी अब प्रोड्यूसर बन गए, और ये जितने भी मेल प्रोड्यूसर होते हैं वो अपनी फीमेल पार्टनर या फिर पत्नी या फिर ज़्यादातर पत्नी के नाम पे अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल देते हैं। तो पत्रलेखा ने इसको प्रोड्यूस किया है, टोस्टर नाम की मूवी आ रही है, और इसके अंदर सानिया मल्होत्रा भी हैं, दोनों अच्छे एक्टर्स हैं। कंजूस तरीके का आदमी दिखाया गया, एक शादी के अंदर टोस्टर गिफ्ट कर देता है और वो शादी होती नहीं है किसी वजह से, तो ये कहता है भैया मेरा टोस्टर वापस करो। तो ये टोस्टर की कहानी है, सुनने में काफ़ी वाहियात है, बट स्पाइस ऑफ लाइफ तरीके की जो कहानियाँ होती है ना उसमें यही मज़ा होता है कि इसके अंदर आपको कोई लॉजिक नहीं ढूंढना होता, बट वो जो किरदार है, वो जो कैरेक्टर है, उसकी नुआंसेस के अंदर आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो ये उस तरीके की, इसलिए मैंने इसको रखा है, इंटरेस्टिंग लग रही है ये। हालांकि ये जो रोल जिस तरीके का राजकुमार राव का, ये थोड़ा रिपीटेटिव ज़रूर लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के रोल वो बहुत सारे कर चुके हैं जो थोड़ा सा कॉमिक तरीके का होता है। बस कंजूस एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो इसके अंदर थोड़ा सा कैरेक्टर को डेफिनेशन देता है। 9th नंबर पे आप जैसा कोई, ये फातिमा शेख हैं, इसके अंदर आर माधवन है। ये रोम कॉम है और इसके डायलॉग भी बड़ी क्लियरली बोलते हैं कि ये रोम कॉम है, कि इस तरीके का इंसान और इस तरीके की औरत जो है वो कहीं ना कहीं एक रोम कॉम की डायरेक्शन में जा सकती है। और इनको मिलाने का जो कार्यक्रम होता है वो लैंग्वेज और लिटरेचर, ये सारी चीज़ों की वजह से ये लोग साथ में आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस का प्यार। और क्या इनमें प्यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो देखने वाली बात होगी। इसमें आपको आर माधवन थोड़ा सा वेट लूज करे हुए क्लीन शेव तरीके से दिखेंगे। कितना मज़ेदार होगा
देखने वाली बात होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन मैंने इनको सिर्फ इनके एक्टर्स की वजह से लिस्ट के अंदर रखा है, क्योंकि फातिमा शेख और आर माजून दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर हैं। 8 नंबर पे जिस सीरीज ने एकदम शॉक क्रिएट किया था और काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप लेके आई थी, वो थी कोहरा। और कोहरा का जो सीजन 2 है वो आपको देखने को मिलेगा, वरुण सोपती और मोना सिंह। और मैं ऐसे लगा के देखने लग गया कि भाई सुरविंदर विकी कहाँ पर है, जो एक मेन हाईलाइट थे। और जो इनका वरुण सोपती के साथ हैंडशेक था, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा, वो मुझे दिखे नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि ये फिर से इनके ऊपर एक बड़ा केस आएगा और इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलने पड़ी है। वरुण सोपती को और मोना सिंह को इनकी जो स्ट्रगल होगी वही हमें यहाँ पर ड्रॉ करेगी। क्या ये केस पहले की तरह छोटे से बहुत बड़ा हो जाएगा और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे जाएगा? देखते हैं कोहरा में क्या दिखाया जाता है और पंजाब में हमें क्या नया एक डायमेंशन देखने को मिलता है। 7 नंबर में मंडाला मर्डर्स। मंडाला जो मर्डर्स है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। अलग तरीके का कुछ लग रहा है। इसमें सुरवीन चावला और वानी कपूर आपको देखने को मिलेंगे। ये सस्पेंस थ्रिलर है। यहाँ पर आपको फोकलोर दिखेंगी, आपको कुछ मर्डर दिखेगा, आपको लोगों की लाइफ थोड़ी इंटरकनेक्टेड तरीके से दिखेगी। किसी जिसे कहते हैं ना कि पुरानी किसी बात को लेके कुछ इंटरकनेक्शंस दिखेंगे, फोकलोर जिसको बोला जाता है, गाथाएं जिसको बोला जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको देख के, इसके टीजर को देख के, अनाउंसमेंट को देख के मुझे थोड़ी सी डार्क की भी याद आई कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। किसकी लाइफ किससे क्यों कनेक्टेड है, क्यों कोई मर जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट लग रहा है कि नया क्या लेके आएंगे इसके अंदर, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री तो बहुत होगी। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा सुपरस्टिशन, फोकलोर, ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और लेयर्स आ सकती हैं और अलग अलग तरीके की आ सकती है, क्योंकि मान्यता अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो अच्छा है। एक और सीरीज आ रही है जो YRF प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नाम है अक्का। अब ये सीरीज है कि मूवी है, ये ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये आ रहा है, जो भी कंटेंट आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर कीर्ति सुरेश हैं और राधिका आप्टे, और इनका जो वर्ल्ड है वो वुमेन गैंगस्टर्स का है। तो क्राइम की दुनिया और लेडी गैंगस्टर्स के ऊपर बड़ी कम चीज़ें बनी हैं यहाँ पर। एक कह सकते हैं कि डिम्पल कपाड़िया को लेके एक सीरीज बनी थी, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, ज़रा कमेंट बॉक्स में डालना। उसका भी सीजन 2 आएगा, वो हॉटस्टार वाली सीरीज है। ये जो सीरीज है ये भी आपको देखने को मिलेगी। YRF की है तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी और प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच होगी, तो उसका रेस्ट एश्योर्ड। और ये अच्छी चीज़ है कि YRF ने एक साउथ की एक्ट्रेस को लिया है, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को लिया है और उससे मिला जुला के कुछ बड़ा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया डायमेंशन भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। सिर्फ जो रेगुलर स्टार्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। अब ग्लोरी नाम की एक और मूवी या वेब सीरीज है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन कंटेंट आ रहा है। इसके अंदर आपको दिव्येंदु दिखेंगे, अच्छे एक्टर, पुलकित सम्राट दिखेंगे, सुरिंदर विकी दिखेंगे। अब ये जो आपको दिखने वाला है इसके अंदर, ये एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में होगी और ओलंपिक्स का नाम इसके टीजर अनाउंसमेंट में आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगा। और इसके पीछे क्या क्राइम हो जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रिपरेटरी स्टेज के ऊपर होते हो। तो काफ़ी अच्छा, देवेंदु शर्मा वैसे भी काफ़ी अच्छा रोल कर चुके हैं, मुन्ना भैया बन चुके हैं। और यहाँ पर भी इंटेंस तरीके की लुक लग रही है उनकी। पुलकित सम्राट का ज़्यादा फोकस नहीं दिखाया गया अनाउंसमेंट टीजर के अंदर, बट एट द सेम टाइम सिक्स पैक, बॉडी शॉडी एकदम मुक्केबाज लग रहे हैं वो यहाँ पर। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के अंदर क्राइम वाली चीज़ हमने ज़्यादा देखी नहीं है, तो ये एक अलग डायमेंशन हो सकता है। क्राइम देखा है लेकिन स्पोर्ट्स क्राइम इस तरीके का नहीं देखा है। जो देखा है वो सट्टेबाजी, क्रिकेट से रिलेटेड देखा है, तो ये कुछ अलग होने वाला है। तो 4th नंबर पे चलते हुए रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं। फिर आ रहा है खाकी का सीजन 2। तो खाकी की सीजन 1 में एक चैप्टर था जो कि थोड़ा आई थिंक बिहार यूपी वाली साइड पे ज़्यादा जा रहा था। ये बंगाल चैप्टर है और इसके अंदर नीरज पांडे ही इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये जो बंगाल को ढंग से समझने वाले, उनकी लैंग्वेज समझने वाले, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने वाले, वैसे ही इन्होंने कलाकार ले लिए। तो आप जीत को ले लोगे सबसे पहले, क्योंकि वहाँ के काफ़ी बड़े एक्टर हैं। प्रोसेनजीत काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हो जाते हैं, उनको ले लोगे आप। चिरकांदा सेन को ले लिया, ऋत्विक भौमिक को ले लोगे आप। और फिर उसके बाद दो, क्या नाम है उनका, परमव्रता चट्टोपाध्याय, वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, वो भी बंगाली हैं, उनको ले लिया। फिर शाश्वत चैटर्जी को ले लिया, ये भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। और मेरे को काफ़ी सरप्राइज़ किया था इन्होंने, जो नाइट मैनेजर के अंदर जो इनका रोल था, गे बने हुए थे वहाँ पर। फिर मीमो चक्रवर्ती को भी ले लिया इन्होंने, तो मीमो भी इफेक्टिव लग रहे हैं यहाँ पर, पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा आपको सच बाहर आता हुआ नज़र आएगा कैलकटा की साइड का, जो ज़्यादा एज अ स्टेट
और वहाँ क्या कुछ चल रहा है ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ की जो कोई चीज़ है वो आपके सामने आ रही है। अब हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पे कौन सा। द रॉयल्स नाम की एक सीरीज़ आ रही है और ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए कवर करी है कि बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा भी प्रिविलेज को लेके आजकल चिढ़ने लग गए हैं। और मेरा पर्सनली मानना ये है कि वो चिढ़ इस बात से नहीं रहे हैं कि लोगों को ईजी एक्सेस मिल जाता है। लोगों को अमीरों से ज़बरदस्ती की चिढ़ हो गई है, क्योंकि उनकी लाइफ मेरे ख्याल से इतनी स्मूथ नहीं चल रही है, तो उनको लगता है कि इसको क्यों मिल गया, तो ये आउट ऑफ जेलेसी हो जाता है। और अब जब आप रॉयल्स की बात करते हो, जो राजा महाराजाओं की बात कर रहे हो, तो उनके पास ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी होती है, प्रिविलेज जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जहाँ यहाँ पर ये मुद्दा डिस्कस किया गया है। तो रॉयल्स में हालांकि राजा महाराजाओं वाला दुनिया चला गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, महलों में रहते हैं, और उसको फिर अपना ही बना के बैठे हुए हैं। उनको किसी ने होटल में कन्वर्ट कर दिया है, कोई लोग रजवाड़ा के राजा अभी भी बने हुए हैं, इस तरीके की चीज़ चलती है। तो ईशान खट्टर भी यहाँ पर एक ऐसे ही कुछ तरीके के राजा महाराजा टाइप कुछ दिखाए गए हैं, यंग, जो अब अपनी बेटन आगे लेंगे। ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली ये लोग रॉयल्स हैं। भूमि पेडनेकर हैं, जो कि रॉयल फैमिली से नहीं है, बट एक प्रोग्रेसिव लड़की है, सीईओ है। नीलन सोमन आपको देखेंगे, जीनत अमान देखेंगी, जिनसे पूछा जाता है एक डायलॉग कि आप लोग करते क्या हैं, हम बस होते हैं, इसी तरीके का आंसर आता है, जो काफ़ी कुछ बोल जाता है कि ये लोग कमांड करते हैं। ठीक है, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? इसको अगर न्यूट्रल वे में दिखाया गया तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि ये जो मान्यता है कि अमीर मतलब गलत, ये अगर उसको ब्रेक कर पाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अमीर मतलब इंस्पायरिंग, ये अभी तक हिंदुस्तान का आउटलुक रहा था। कोरोना के बाद ये आउटलुक हो गया अमीर मतलब करप्ट, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड है वो नहीं दिखाते हैं, वो स्टोरीज ही नहीं बताते। क्योंकि पहले जब दिखाई जाती थी तो गुरु जैसी मूवी दिखाई जाती थी कि किस तरीके से आप भी बड़े इंसान बन सकते हैं फ्रॉम नोबडी। अभी दिखाया जाता है कि बड़ा मतलब करप्शन, ये वो फलाना ढमकाना। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके करप्शन माइनस करके अपना जीवन सुधार सकते हो अगर आप चाहो तो। साक्षी तन्वर भी हैं इसके अंदर, डीनू मौर्या भी हैं, चंकी पांडे भी हैं और नोरा भी हैं। तो ये सारे मिला के काफ़ी इफेक्टिव स्टार्स हो जाते हैं, बारिंग आई वुड से नोरा, क्योंकि वो थोड़ा एक्टिंग में उनकी कच्ची पीटी है। बाकी सब लोग ही अच्छे एक्टर्स हैं। आई थिंक नोरा को थोड़ा सा ग्लैमर जोन के लिए लिया हुआ होगा। सेकेंड नंबर पे चलते हैं, जो कि सारे जहां से अच्छा नाम की एक सीरीज आ रही है। इसका यहाँ डिक्लेयर ही कर दिया गया है ये सीजन 1 है, तो इसके बड़े सारे सीजन आएंगे। प्रतीक गांधी हैं इसके अंदर, तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है इसको कवर करने के लिए कि भाई प्रतीक गांधी है, अच्छी इक्विटी बन चुकी है, अच्छा कंटेंट हमेशा चूज करते हैं। और बैक इन टाइम आपको लेके जाते हैं, 80s 90s का ज़माना चल रहा होता है, जहाँ पर आपको एम्बेसडर कार दिखती है और ये स्पाई हैं। और स्पाई क्या कुछ करते हैं, उनका जीवन किस तरीके से चलता है, ये आपको वही नीरज पांडे वाली फील देता है। स्पाईगिरी है इसके अंदर। ओकेश मेरे को लगा जो अनाउंसमेंट टीजर है वो बहुत ज़्यादा आपको ग्लू नहीं कर पाता है, लेकिन आपको एक्टर्स पे विश्वास है कि ये लोग कुछ अगर चूज़ कर रहे हैं तो अच्छा ही चूज़ कर रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली जब शाहरुख खान किसी लिस्ट में आ जाता है तो वो किंग खान सबसे ऊपर ही चला जाता है। तो इनका जो टीज़र आया वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगा, क्योंकि इसने काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है अगर आप स्टैंड अलोन देखो, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे से नाराज़ हो जाता है। द ट्रू नेम ऑफ द सीरीज इज द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। अब ये बास्टर्ड्स क्यों कहा जा रहा है, ये बास्टर्ड जो होता है एक स्लैंग की तरह भी यूज़ होता है, ब्लडी बास्टर्ड ऐसे करके, जो दोस्तों में भी यूज़ होता है, या फिर बास्टर्ड होता है जो नेगेटिव तरीके से गाली की तरह भी यूज़ होता है। तो इसको थोड़े एस्ट्रिक से लगा दिए गए हैं और वहाँ पर इसको बोल दिया गया था द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अब आप खुद समझ लो कि बैड्स है, बास्टर्ड है, क्या आपको समझना है। शाहरुख खान है इसके अंदर, जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर भी होंगे एज अ कैमियो। सलमान खान भी होंगे, आमिर खान भी होंगे एज अ कैमियो। लीड के अंदर जो होंगे वो बॉबी देओल भी होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली एक और जो किल के एक्टर हैं वो भी होंगे इसके अंदर, लक्ष्य। ये दोनों शायद स्पेयर हेड करेंगे। बट जिस तरीके से इसको अनाउंस किया गया है कि शाहरुख खान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और आर्यन बार बार बीच में टोके जा रहे हैं कि यू गोइंग वेरी स्लो, गो फास्ट, थोड़ी आर्म्स अपनी खोलो जैसे अपनी अदा से करते हो, थोड़ी वॉइस जो है उसके अंदर बेस लेके जाओ, ये अमिताभ बच्चन जैसी लग रही है। और फिर शाहरुख खान जो है वो इरिटेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार मैं सिखाऊंगा, आप तुम चुपचाप से सीखो। तो जो बाकी सारे चुप हो जाएंगे सीनियर आर्टिस्ट के सामने, और सीनियर आर्टिस्ट के सामने चुप होने के बाद जो दिखाया गया है
इसके अंदर कि किस तरीके से बैंटर चलता है, तो बोलता है कि तेरी क्यों चलेगी, तेरे बाप का राज है क्या, और फिर आपको स्माइलिंग से चेहरा दिखता है आर्यन का, तो अच्छा लगता है कि बाप और बेटे की ये बैंटर चल रहा है। और उसके बाद भी वो बोलता है कि यार एक और शॉट मैं लूंगा क्योंकि कैमरा ही नहीं रोल हो पाया, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो फिर शाहरुख खान पीछे भागता है उसके, तेरी तो, और वहां से एक और डायलॉग बहुत ही फेमस आ जाता है जो कि फेड आउट हो जाता है बेटे को हाथ लगाने से पहले, तो बेटा ही अपने बाप को बोल रहा है। तो ये काफी अच्छे तरीके से बैंटर होता है। लेकिन अगर इसके कट्स देख लो जो बीच में हल्के से वायरल हो गए थे, तो आप कह सकते हैं ये लड़ रहे हैं कि आपस के अंदर, शाहरुख खान ने डांट दिया अपने बेटे को कि अब मैं करके दिखाऊंगा क्या होगा, तुम सीखो मुझसे। तो वो जो सिर्फ उतना जो कट था वो देख के तो आदमी को लगता है कि ये तो बिगेस्ट फाइट ऑफ द सेंचुरी होगी भाई, दोनों लड़ पड़े हैं। लेकिन जब आप पूरा देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना क्लिक बेट की तरह था कि ताकि आप इसके अंदर ड्रॉ हो जाओ इस शो के अंदर। तो बाकी इसकी जो अनाउंसमेंट्स हैं इन डेप्थ, स्पेसिफिकली द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, ये अंडर द रैप रखी गई हैं, सही टाइम के ऊपर इसको बताया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट भी करी गई है ये एक्चुअली में इसका ना तो टीजर है ना ट्रेलर है, ये आएगा, ये सिर्फ अनाउंसमेंट की तरह के ऐसा कुछ आने वाला है, ये एक नेम अनाउंसमेंट टाइप के जोन के अंदर जाता है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। नेटफ्लिक्स के पास तो भैया बहुत कुछ है, तो इसकी सब्सक्रिप्शन रखनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल आप जुगाड़ से देख रहे हो तो। बाय।